गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्यारे बच्चों, इसकी हम दो पार्ट्स हम देख चुके हैं। एक में तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी था जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरियो के बारे में जाना, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड में हमने देखा था एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द नेशन बिल्डिंग, राइट। और जो अगर आप उसकी एग्जैक्ट अगर आप बात करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो इसमें हमने देखा था, एक आंसर को याद किया था फ्रेंच आई के थ्रू, है ना। एफ फॉर फादरलैंड, आर फॉर रीजनल डायलेक्ट, ई फॉर स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली, उसकी तरफ भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर हमने लास्ट पार्ट में, उसके वीडियो के लास्ट में हमने देखा था अबाउट नेपोलियन बोनापार्टे, जो कॉर्सिका में जिनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी से ठीक 100 साल पहले 1769 में 15 अगस्त को, और उन जैसा ग्रेटेस्ट कमांडर आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ है, पूरी हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में, जैसे सिकंदर को कहा जाता है सिकंदर महान, जो जीता वो सिकंदर के बाद अगर किसी का नाम अदब से लिया जाता है तो वो है नेपोलियन बोनापार्टे। और ये जो नेपोलियन बोनापार्टे, प्यारे बच्चों, ये एक इतने तगड़े एडमिनिस्ट्रेटिव थे कि ये अपनी जिंदगी में दो ही युद्ध हारे। एक 1813 में लिप्जिंग, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के ठीक नीचे है, और 1815 में वाटरलू एक जगह है बेल्जियम में, है ना। वो उस समय नीदरलैंड के अंडर में थी। बेल्जियम आपको पता ही है, 10th में सिविक्स में आपने देखा। तो बेल्जियम में एक जगह वाटरलू, वहां पर उनको कई सारी कंट्रीज ने मिलके उनको दबाया था और उनको हराया था, और उनके बाद उनको सेंट हेलेना, जो हमने लोकेशन देखी थी, वहां पे उनको एक आइसोलेटेड आइलैंड में अकेला छोड़ दिया, जहां पर 1821 में उनकी मौत हो गई। प्यारे बच्चों, जैसे हम इंडियन पिनल कोड आपको पता है, ऐसी नेपोलियन ने कुछ ऐसी चीजें दी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो उन्होंने चेंज लेके आए, वो फ्रांस में भी, और फ्रांस के साथ जो जिन कंट्रीज पे उन्होंने कंट्रोल किया, जिन जिन कंट्रीज को वो जीतते हुए गए, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को इतना बखूबी इस्तेमाल किया कि उससे के कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ही एफिशिएंट हो गया था। नो डाउट कि ही वॉज अ मोनार्की। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई 1789 में, उसके बाद डेमोक्रेसी आई थी, और उसके बाद दोबारा से मोनार्की सिस्टम लेके आए थे। यानी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ये मतलब इन्होंने उसको तहस नहस कर दिया था और फिर मोनार्की स्टैब्लिश कर दी थी। लेकिन अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बात करेंगे, इनके सिस्टम की, तो ये बहुत ही बेहतरीन थे। तो इन्होंने जो कोड दिया था उसको सिविल कोड 1804 बोलते हैं। दिस इज द सेकंड डेट यू हैव टू रिमेंबर, 1848 एंड 1804। इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, राइट। इसके हम बहुत ब्रीफ, मतलब बिल्कुल बहुत शॉर्ट में आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है, अदरवाइज इनको पढ़ने के लिए भी काफी एक बड़ा अध्याय है इनका। तो जब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें जब 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नेपोलियनिक कोड और एक्सप्लेन सिविल कोड 1804, तो इसमें जो शॉर्ट आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर यहाँ पे 2 पार्ट्स में मैं बता रहा हूं, जो आपको लॉन्ग में भी लिखना है, और शॉर्ट में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको लिखना है व्हाट यू हैव टू राइट। वो हम देखते हैं। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत ही सिंपल है। जब आप देखेंगे तो यू विल, आप जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बेस्ट कमांडर है वो इंडियन हिस्ट्री में, बेस्ट अलेक्जेंडर, उनके कंपैरिजन का कोई भी नहीं हुआ है अभी तक। तो अब हम आते हैं इस आपके चैप्टर के ऊपर, वर्ड टू वर्ड हम इसमें पढ़ते हैं, और फिर हम साथ में देखेंगे व्हाट इज दिस नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड 1804। वर्ड टू वर्ड में हमने देखा था, नो डाउट return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The civil code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before law and secured right to property. पहले हम यही देखेंगे सिर्फ यहाँ तक, right to property। ये क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और वैसे भी इसका जो आधार है, बेस है सिविल कोड का, वो क्या है उसको आप याद रखेंगे विद द फॉर्मूला बियर पी। बियर आपको पता है, यू आर अवेयर कि हम किसको बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट टू रिमेंबर, है ना, इट्स अ टेक्निक टू रिमेंबर, पी बियर पी। लेकिन जब हम ये टोटल 6 वर्ड्स बन जाएंगे, आप ध्यान देंगे, पी बियर पी, तो हम 2
के बाद फिर कॉमा, 2 के बाद फिर कॉमा, यानी कि P फॉर प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। पी से क्या बन गया? प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। P इज फॉर प्रिविलेज, यानी कि विशेषाधिकार। यानी जैसे आपको पता है, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेट में पैदा हुए हैं उनके जो भी बच्चे हैं उनको कभी भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो प्रिविलेजेस मिली हुई थी उनको बाय बर्थ। तो ये क्या कह रहा है कि नो प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ने इसको हटा दिया बिल्कुल। दूसरा है स्टैब्लिश इक्वालिटी, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि ऑल विल बी इक्वल बिफोर दी लॉ। और थर्ड है जो कि हमारे इंडिया में भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इंडिया में भी राइट टू प्रॉपर्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया गया था, लेकिन इसको 1978 में अबॉलिश कर दिया। उसके पीछे कई कारण है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है कई कंट्रीज में रहा है और हमारे यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया 1978 में। तो वो अभी आपको जरूरी नहीं है आपको याद करना। तो आपको बियर पी, यानी कि नेपोलियनिक कोड को जब भी आपके माइंड में आए तो आपको याद रखना है व्हाट इज पी, बियर पी। P for privilege based on B for birth, right? Establish equality before law and right to property। जी इन्होंने दिया और बाकी चीजें इसने प्रिविलेज जो है हटा दी, ठीक है, और इक्वल कर दिया सबको इन फ्रंट ऑफ। अब क्या है, ये इसने फ्रांस में किया, तो साथ साथ में जिस जिस कंट्री में ये जीतते गए, जहां पे इन्होंने फतेह हासिल की, हम दोबारा आते हैं यहाँ पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड, ले जाया गया to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany। आपकी बुक में जब आप देखेंगे तो थोड़ा हैपसर्डली दिया है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया। जब आप इसको खुद देखेंगे आपको पता है इटली, यू नो इटली है ना, ये शूज बनाया, इटली के बिल्कुल ऊपर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के ऊपर बड़ा सा क्या है, जर्मनी, और जर्मनी के जब हम इस तरीके से जब हम जाएंगे तो दैट इज नीदरलैंड, और नीदरलैंड को ही क्या बोलते हैं, डच एंड हॉलैंड। तो यहाँ पे क्या करें, यानी कि आपको याद रखने के नाम आपको कैसे याद हो जाएंगे, या तो आप नीदरलैंड से इटली की तरफ चले जाएं, इटली से अपना नीदरलैंड की तरफ चले जाएं, हॉलैंड की तरफ आप चले जाएं। इन डच रिपब्लिक, आई होप कि वो कहां पे गए हैं, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed, transport and communication system were improved. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed the new found freedom. राइट, ये मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही आपको याद करना है। अब वो याद कैसे करेंगे आप, उसके लिए यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि नेपोलियन वाज द बेस्ट कमांडर, तो यू हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट टू इट्स बेस्ट ऑल्सो, तो यू हैव टू रिमेंबर बेस्ट जी। यानी कि इसी क्वेश्चन में नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड जैसे बोला जाए तो पी, बियर पी, बेस्ट जी, है ना, यानी कि बेस्ट थे नेपोलियन बोनापार्टे। तो बी फॉर बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, सिर्फ इतना याद रखना आपको, यानी कि जो भी वहां पे बिजनेसमैन थे या जो स्मॉल स्केल जो बिजनेस करते थे, जो प्रोड्यूस करते थे गुड्स, उनको क्या मतलब समझ में आया कि जो इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, है ना, जो भी, अब वो क्या चेंज किए वो अब आप यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे, क्या चेंजेस किए, क्यों उनको लगा कि दिस इज अ गुड थिंग। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, यूएस कॉमन नेशनल करेंसी, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की कॉमन नेशनल करेंसी, ठीक है, पूरा एक पॉइंट है, राइट। और जब आप इसको एक बार और देखेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो यू विल इजीली, जब आप बुक में देखेंगे, इजीली एबल टू रिमेंबर बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हु प्रोड्यूस गुड्स, दे रियलाइज दैट दिस सिस्टम इज गुड। व्हाट इज दैट सिस्टम, यूएस कॉमन नेशनल करेंसी, यू फॉर यूनिफॉर्म लॉ, है ना, यू फॉर यूनिफॉर्म लॉ, एस फॉर स्टैंडर्डाइज मेयर्स एंड वेट, यानी कि आप, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे 5 किलो यहाँ पे कुछ और है, दूसरे एरिया में कुछ और है, तो एक यूनिफॉर्म मेजर्स कर दिया, और वेट्स को भी, ये भी किसने किया है, जो पूरी दुनिया में आप ये अभी देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की है, नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, उसके साथ में आपको यूएस कॉमन करेंसी, और इन्होंने कॉमन करेंसी भी इजाद की, राइट, मतलब कि कॉमन करेंसी ही चलेगी। तो उससे क्या हुआ कि जो बिजनेस करने में जो इनको पहले प्रॉब्लम्स आती थी, वेट में, मेयर्स में, करेंसी में, तो वो अब इनकी खत्म हो गई, तो दे आर हैप्पी। तो ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था। बी फॉर बिजनेसमैन आपको याद रखना है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर।
ई फॉर इंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। अब ये जो इंजॉय कर रहे हैं न्यू फाउंड फ्रीडम, यानी जो नई नई आजादी मिली है, क्योंकि फ्रांस में आपने जो नेपोलियन ने जो ये दी है, वो जो एक नई फ्रीडम मिल रही है, जो वेट को लेकर, वेजर को लेकर, या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया, गिल्ड सिस्टम हटा दिया, तो उससे कौन लोग खुश हैं? पीसेंट्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल बिजनेसमैन, ये सब, ये जो नीचे का तबका है, तो ये भी अब इनको भी ऐसा लग रहा है कि यस वी हैव सम मतलब डिग्निटी, है ना, और दे आर ऑल्सो फीलिंग फ्री। अदरवाइज वो काफी दबे रहते थे फ्यूडल सिस्टम के अंदर, या सेल्फ-डाउन सिस्टम के अंदर, या मेनोरियल्स के अंदर। ये पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, ये सब दबे रहते थे। अब ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट उसमें, कि इन्होंने ये जो एंजॉय मिला इनको, पीसेंट्स, आर्टिसंस को, ये कैसे एंजॉय कर रहे थे ना। इसके लिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फोर्थ पॉइंट क्या है? अब यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चल रहा था, इसको नेपोलियन ने और भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई कैसे कर दिया? एक तो इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है? नथिंग। फ्यूडल सिस्टम जैसे हम इंडिया में आप बोलते हैं जमींदार, है ना, बड़े बड़े जमींदार, तो उसको यूरोप में फ्यूडल बोला जाता है, ठीक है, जमींदार को फ्यूडल बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया? फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? सिंप्लीफाइड हो गया वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, इससे जो फ्यूडल के अंडर में जितने भी किसान, वर्कर होते, वो सब फ्री हो गए। दूसरा, इन्होंने, फ्यूडल तो होता है एक बहुत बड़ा जमींदार, उसके बाद आता है सर्फ डाउन, यानी कि जो बड़ा जमींदार है वो किसी अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने किसी प्रिय को या अपने किसी चेले को वो कुछ जमीन, कुछ एरिया बांट देते थे अलग अलग, है ना, क्योंकि हर एक के ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख सकते, तो उनको बोलते हैं सर्फ डाउन। तो पीसेंट्स को सर्फ डाउन से अलग कर दिया, मतलब उनको फ्री करवा दिया उनसे। और मेनोरियल आप देखेंगे यहाँ पर जो मतलब इसको भी काइंड ऑफ बोथ आर सेम, सिनोनिमली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्फ डाउन, फ्यूडल और मेनोरियल, ठीक है। ये काइंड ऑफ जमींदारी थे, बड़े उससे छोटे, राइट। तो पीसेंट्स को इनसे आजाद कर दिया। तो ये वाली फ्रीडम जो एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, इस फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। आपकी बुक में ये वाला पॉइंट पहले दिया हुआ है, लेकिन जस्ट टू, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोबडी विल कट योर मार्क्स। फोर्थ क्या है? बिल्कुल इजी, जब आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। ये तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इट्स वेरी इजी, और सिर्फ इतना ही है, इम्प्रूव्ड और वर्ड आएगा इसमें। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड्स क्या होता है पहले बच्चों? गिल्ड होता है कि जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी एक लॉबी बन जाती है कि हम अब ना इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, या हम ये करेंगे, लोग परेशान होके फिर हमारी चीज उनको लेनी पड़ेगी। तो बड़े लेवल पे जो सोचते हैं, तो वो जो एक बिजनेसमैन की जो एक लॉबी होती है उसको बोला जाता है गिल्ड। यानी कि पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई अगर नया अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो जो गिल्ड वाले लोग थे वो उसको इजीली सस्टेन नहीं करने देते थे, तो उस गिल्ड को नेपोलियन ने तोड़ा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने, ये तो आप कुछ बेसिक चीजें देख रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टिव है इन द सोसाइटी और इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन को भी इन्होंने हटाया। यही चीजें हम इसमें देख रहे थे, जहां तक पढ़ दिया तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another, ठीक है। ये तो आपने देखा प्यारे बच्चों की उनने क्या क्या चेंज किए, और आपने देखा कि वो जहां जहां पर उसने कंट्रोल किया हुआ था जिस एरिया को, जो हमने देखा नीचे, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड डच। तो अब ये कह रहे हैं कि अब जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, नो डाउट कि जो इन्होंने ये जब स्टार्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जब ये बाहर की तरफ गए और ये जब सिस्टम्स को इन्होंने सिंप्लीफाइड किया, तो लोगों ने इनका बड़ा वेलकम किया, है ना। तो ये शुरू में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि यार ये तो मतलब फ्रांस से हैं और हमारे ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे टैक्स इतने बढ़ा दिए, सेंसरशिप इतनी कर दी है ना। और मतलब एक कंस्क्रिप्शन वर्ड होता है, कंस्क्रिप्शन का मतलब आप 10th में वैसे भी देखेंगे आगे, बेगार एक वर्ड होता है, बेगार, जहां पे बिना पैसे दिए काम करना पड़ता है। जैसे मान लो आई एम अ सर्फडम, आई एम अ सर्फडम और आई एम अ फ्यूडल, तो मेरे नीचे जितने भी जो वर्कर्स हैं, मैं कहीं ऐसे होंगे जिनको अगर वो 1 घंटे का काम करें तो उसका तो मैं काम दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे 23 घंटे काम और भी करा रहा हूँ, या हम वैसे ही काम जिससे करवाते हैं, वो डर के मारे वो अगर काम करता है बिना पैसे के, है ना, बिना इच्छा के,
और बिना पैसे के, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन। तो क्योंकि फ्रांस वालों को ये लग रहा था कि भाई मैं पूरे यूरोप में इस लिबरलेशन को पहुंचाना है, इस आजादी को पहुंचाना है, इस डेमोक्रेसी को पहुंचाना है, तो इसके लिए उनको आर्मी की जरूरत थी, है ना। तो जब वो आर्मी में क्या करते थे, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट लेते थे, है ना, टैक्स भी बढ़ा दिए हुए, तो बाद में ये एक बड़ी प्रॉब्लम सी लोगों को लगने लगी, यार ये तो कहीं ना कहीं जो इनके गुड एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्होंने सिस्टम लेके आए हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग परेशान हो गए, राइट। तो अब हम देखते हैं इसकी आगे की स्टोरी क्या कह रहे हैं। However, in the areas conquered, the reaction of the local population or to French rule were mixed. यानी कि सभी ने वेलकम नहीं किया, कुछ जगह मिक्स थी, अच्छा भी बुरा भी। Initially, in many places such as Holland again, you know, Dutch, Netherlands, all are same. Switzerland as well as certain cities like Brussels, बेल्जियम की कैपिटल, मेंज, आपको पता है मेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जर्मनी के अंदर, मिलान जो मैंने आपको दिखाया था, लोम्बार्डी, स्विट्जरलैंड के नीचे इटली में जब हम जाते हैं उसकी कैपिटल मिलान है, लोम्बार्डी, एंड वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स। अब आपके यहाँ पे एक वर्ड है हार्बिंगर्स। हार्बिंगर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो पूर्व अनुमान हमें दे देता है, जैसे बारिश होने से पहले जो फ्रॉग्स हैं, मेंढक्स हैं, गुडरू करने लग जाते हैं, मोर जो है वो अपने पंख फैला के, तो इससे हमें क्या है, वो हमें साइन दे रहा है कि अब बारिश आने वाली है, यानी कि एक पहले जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे दे, कोई संकेत दे दे। तो वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि उस समय तो उनको ये माना गया कि एक लिबर्टी यानी कि जो आजादी है उसका एक ये संकेत है, हार्बिंगर्स हैं ऑफ लिबर्टी, इसलिए उनका वेलकम किया गया। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होता है बेटा मतलब डेंजरस, बहुत ही क्रूअल, उसमें ये धीरे धीरे तब्दील हो गया जिसकी वो पहले वेलकम कर रहे थे। हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि जो ये प्रिविलेजेस दिए हैं, यानी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो सिंप्लीफाई किया है, उसके कारण जो वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उन्होंने कोई ऐसी फ्रीडम नहीं दी जिसके कारण उनको लग नहीं रहा था कि हमारा कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास था, बेस्ट जी के पास। और बेस्ट जी कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। विद पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीज टैक्सेशन, क्या क्या किया उन्होंने, मतलब अब वो जो मैंने आपको बताया था, एक तो इन्होंने इंक्रीज टैक्स कर दिया और इंक्रीज सेंसरशिप। सेंसरशिप आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 9th में आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सेंसरशिप होता है जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी प्रेस को, यानी जैसे हमारे यहाँ मीडिया है, मीडिया जब सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप ना सके और अगर छापने से पहले उसको पहले परमिशन लेनी पड़े सरकार से, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप, यानी कि मीडिया के लिए वर्ड यूज होता है प्यारे बच्चों। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप भी इंक्रीज कर दी। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, यानी कि उनसे बिना मतलब के काम करवाना और उनको रिक्रूट करना आर्मी में। कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर, और क्यों उनको कर रहे हैं, अपने फौज में सम्मिलित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्कर करना है, क्या जीतना है, व्हाट द रेस्ट ऑफ यूरोप। ऑल सीम टू ओवरवे, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो अच्छी चीजें उसको ओवरवे कर गई, यानी एक्सीड कर गई द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो किए थे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं लोग थोड़े से दुखी ज्यादा हो गए, तो इसके कारण फिर वो चीजें जो है थोड़ी सी खराब होने लगी, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर भी थी, है ना, जो फ्रांस ने दुनिया को दी। तो कहीं ना कहीं अब उनके पास भी आ रही थी, तो वो उससे कहीं ना कहीं ऊब गए थे, उससे परेशान हो गए थे। नेक्स्ट उसमें जब आप देखोगे प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास या लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, राइट, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उनको समझेंगे, फिर हम इस चैप्टर को 1 by 1 करेंगे, है ना, बहुत शॉर्ट में और डिटेल बहुत थोड़ा, बट हम डिटेल में करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग हिस्ट्री, इफ नॉट प्लीज टेल मी, आई विल चेंज माई पैटर्न, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पी, डियर पी एंड बेस्ट जी, ठीक है। दिस इज ऑल, दिस इज अगेन वन ऑफ द सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उस जितना नहीं है, ये 3 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क में आएगा, राइट। लेकिन हमें इसके पॉइंट्स कितने याद हो गए, ऊपर एक पी बियर पी, राइट, जो उसका मेन है, और बेस्ट जी, 5 पॉइंट हमारे पास ये आ गए, और ये आपको लोकेशन पता है कहां से वो कहां तक गए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ ही लव यू ऑल, गुड लक।